देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक गरीब मजदूर इस मुल्क का 22 करोड़ आबादी का फर्द जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने पर पहले ही बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी, गमगीन और मुसीबत में नजर आता था। लेकिन ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है जिसमें 13 सियासी जमातें और 13 से 14 सियासी जमातें, और वो सियासी जमातें जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और वास्ट लेवल का एक्सपीरियंस और तजर्बेकार टीम के साथ, जिसमें पुराने 4 वज़राए आज़म, 4 उसमें वज़राए ख़जाना और कौन कौन जो है अरस्तू, और एक से एक बढ़कर जो है वो अपनी क्या कहते हैं, कहेंगे कि जी अपनी एक्सपर्टीज के साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद आवाम पर महंगाई का बम गिराने में पेश रहे और पीछे ना हट सके। जाते जाते आज वजीर खजाना साथ ये भी कह गए असेंबली ऑफ द फ्लोर, जब ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असेंबली और सेनेट में पेश किया, तो ये कहा कि आवाम सादगी पर मुनहसर करें और सादगी अपनाएं। ये जुमला उस सारे ज़िमनी मालियाती बिल जो कि कौमी असेंबली में आज पेश किया गया सब पर भारी था, जब वजीर खजाना ने आखिर में अपनी तकरीर में यह कहा कि जी आवाम से कहता हूं कि सादगी अपनाएं। तो फिर आवाम ने एक चीख मारी और उनके सामने आंखें खोल के ये पूछा कि आखिरकार कौन सी सादगी अपनाई आप लोगों ने? 85 वज़रा की टीम रखकर कौन सी सादगी आप अपना रहे हैं? लंबी लंबी प्रोटोकॉल की गाड़ियां लेकर आप कौन सी सादगी आजमा रहे हैं? आवाम के टैक्स के पैसों से पेट्रोल इस्तेमाल करके आप कौन सी सादगी अपना रहे हैं? लोग ये भी सवाल करते हैं कि आप अवाम के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं इतनी लंबी लंबी और काम कख नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं इस मुल्क के अंदर, 22 करोड़ वो आबादी है जो आपको मुंतखब करके वोट देकर ऐवानों में पहुंचाती है, और ऐवानों में इसलिए पहुंचाती है कि वहां जाकर आप अवाम का, जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनका सेफ गार्ड करेंगे, आप अवामी इशूज पर बात करेंगे, आप अवाम के लिए लड़ जाएंगे। लेकिन आपने इस पूरे निजाम से 22 करोड़ आवाम के साथ आपने आज एक नंबर का धोखा और फ्रॉड किया है, ये मालियाती बिल असेंबली के फ्लोर पर पेश करके, जिसको कल जो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसके हवाले से ऑर्डिनेंस लाने पर सख्ती से यकसर मुस्तरद कर दिया था और मना कर दिया था। उसके बाद आज हुकूमत में, जहां पे हुकूमत कहती है कि जी हमारी इस वक्त मेजॉरिटी है, 20 से 25 लोगों को बिठा के फ्लोर ऑफ द हाउस ये बिल पेश कर दिया गया और इसको आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। एक महंगाई का बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा सुनामी है जो कि अब आइंदा महीनों में इस सारे बिल के बाद आएगा। साथ ही जी नाज़रीन, मुल्क में जो जारी सियासी रस्साकशी है वो अपनी जगह पर, मगर इस बात का अदराक और इजहार हर एक करता है कि ये सब कुछ अहम है, मगर मईशत है तो सब कुछ है। मगर मौजूदा हुकूमत की कारगुजारी देखें तो हर चीज नफी में जाती नजर आती है। इस वक्त हालत यह है कि महंगाई के 22 कारोबार बंद हो रहे हैं, अशिया खुर्दनोश या तो बाजार में नहीं, और जो है वो इस कदर महंगी है कि आवाम की दस्तरस में नहीं है। IMF कर्जा देने पर आमादा नहीं था और अब राजी हुआ तो शराइत इतनी कड़ी और सख्त कि खुद हुकूमत को दांतों तले पसीना आ गया है और अपने हालात जार पर कोई सादगी नहीं अपनानी। लेकिन मुझे, आपको और आवाम को ये मशवरे मुफ्त के जरूर देते गए। इस वक्त तो मैं डॉक्टर ही कहूंगी उन्हें, सागदार साहब को, क्योंकि नुस्खा दिया उन्होंने, मशवरा दिया है सादगी अपनाने का, और एडवाइजर भी कहूंगी। मुझे वो आज फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं, लेकिन आवाम को कोई मशवरा देने वाले बाबा लग रहे थे जिन्होंने कहा कि जी सादगी अपनाएं। कल वजीर खजाना ने सदर पाकिस्तान से जब मुलाकात की तो जिसमें बजट को
को ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर करने के हवाले से बात हुई, जैसे कि मैंने अभी बताया भी आपको, लेकिन उन्होंने एतराजात के बाद कौमी असेंबली में ये मौजूद रहा और रिजेक्ट कर दिया। इस मिनी बजट की मंजूरी के बाद अवाम की अब जो हालत होगी वो हम देखेंगे, क्योंकि इस सुनामी की हम पहले से बात कर रहे थे और कारोबारी तबका खासतौर पर इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होने के चांसेस है। पहले ही आपकी इंपोर्ट्स बंद हैं, एलसीज खुल नहीं रही हैं, कारोबारी हजरात भी परेशान है, हर तबका परेशान है। सैलरी क्लास तो वैसे ही बिल्कुल पिस चुका है, क्योंकि 25,000 में 30,000 में लोगों का गुजारा नहीं है। आपके साबिक वजीर आजम कहते थे कि जी मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह में गुजारा नहीं है, तो मौजूदा सूरत हाल में किसी की 25 या 30,000 रुपए तनख्वाह हो तो वो कैसे गुजारा करेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जी, जिसके ऊपर बात भी करनी है मैंने। आज सबसे पहले मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे जी अकील करीम रेड्डी साहब, मारूफ बिजनेसमैन है, उनसे पूछूंगी और उनकी तरफ भी जाऊंगी कि वो इस मिनी बजट को कैसे देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अकील करीम रेड्डी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा चले, दोबारा से उनकी तरफ हम जाएंगे बिफोर गोइंग टू हिम जी। लेकिन आज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मनी बजट के हवाले से बात हुई है, इसमें पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में एक तवील तरीन इजाफा हो गया है और इस इजाफे के ऊपर मैं मजीद भी बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक पे जा रही हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और एकेडी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मारूफ बिजनेसमैन है, उन्हें खुश आमदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एकेडी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सर सबसे पहले जानना चाहूंगी, ऑलरेडी मुल्क की मैशियत जिस भंवर से गुजर रही है उसका सबको अदराक भी है और मालूम भी है। अब ये ज़मीनी मालियाती बिल जो कौमी असेंबली में आज पेश हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा तो ख्याल है कि इनको जो डिसीजन लेने चाहिए ये नाकाफी है। इनको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो सिचुएशन में जो पाकिस्तान बैठा हुआ है, इसको आपको क्राइसिस से निकालना है, और उसको क्राइसिस से निकालने के लिए आईएमएफ अगर आपको ये कहता है कि 200, 400, 500 अरब से मसला हल होगा, मैं किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं हूँ। आपका जो इंटरेस्ट रेट है और आपकी जो डेट सर्विसिंग है, आप अगर ये डेट सर्विसिंग उठा के देखें तो आपके पूरे मुल्क का जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा है। तो आप मुझे बताएं, ये 170 बिलियन में हम गवर्नमेंट की मुखालफत करें? हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट 3-4 हजार के टैक्सेस लगाए, ज्यादा उन जो लोगों को फोकस करे जो टैक्स नहीं देते, और बाकी जो टैक्स दे रहे हैं वो भी रेट बहुत कम है। इसको बढ़ाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान की कंडीशन है उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान खुशहाली की तरफ वापस आ जाता है, बाद में आप कम कर दें। एक जमाना था, नवाज शरीफ ने 35% था, उन्होंने कहा हर साल हम 1% कम करेंगे। अब 29% हो गया या 28% हो गया, आप उसको वापस 35% पे ले जाए। भाई अगर मुल्क क्राइसिस में है तो मुल्क को क्राइसिस से तो निकालना है ना। लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लोग अपने खर्च भी कर रहे हैं। अब अगर इनको महंगाई का आप एहसास नहीं दिलाओगे तो वो खर्च अपना कम नहीं करेंगे। रहा आपका पुअर के लिए, गरीब आदमी के लिए, उसके लिए आप अपना बजट में गुंजाइश बनाएं, 10,000 रुपए उनकी सैलरी बनाएं, और जो हायर क्लास है उनके ऊपर उससे 4 गुना ज्यादा पेनल्टी लगाएं, ताकि वो 10% उनको आप 10,000 रुपए जो उनको आप तनख्वाह बनाए, फिर उनके लिए इलेक्ट्रिक, गैस, हेल्थ फ्री करें। वो भी आप अमीर लोगों पे टैक्स लगाएं। ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे, ये 170 अरब रुपए जो टैक्स लगाया, अभी तो पार्लियामेंट में पता नहीं इनकी कितनी ठुकाई होगी। वो मैं ये आपको यकीन से कहता हूँ, इस जगह पे इनको कम से कम 1700-1800 अरब के टैक्स नए निकालने चाहिए, और वो उन लोगों को टारगेट करें जो टैक्स नहीं देते, लेकिन जो दे रहे हैं उनको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितनी मुश्किलात में हम बैठे हुए हैं, इस मुश्किलात को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन से दिलाता हूं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की कंडीशन अच्छी नहीं है, और जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है दुनिया में कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, लेकिन बाद में घूम फिर कर को वापस आना पड़ता है। आज मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर हमने नहीं लिए डिसीजन, हमारा हॉल बढ़ता जाएगा और फिर कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अल्लाह के वास्ते पहले फेज में अभी भी हमारी बहुत ह्यूज सब्सिडी है।
ये जो हम अपनी गैस जो हमें मुफ्त में मिल रही होती है, सस्ती बेच रहे हैं, उसको कम से कम इंटरनेशनल मार्केट के एज पार ले आओ। इसके बाद अगर कोई पैसा कमाता है तो भले उसके टैक्स रेट आप मत बढ़ाओ, लेकिन आप ये सब्सिडी दे क्यों रहे हो, ये इसका जवाब कौन देगा? किस खुशी में दे रहे हैं? कोई आदमी, हर गवर्नमेंट आती है सब्सिडी खत्म करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती। देखें, इस वक्त पॉलिटिकल डिसीजन छोड़ो, इस वक्त कंट्री इंटरेस्ट के डिसीजन लो। जब आपके हालात बेहतर हो जाएंगे फिर आप आवाम को खुश करने के डिसीजन ले लेना। आज हम अगर ये काम करेंगे तो हम अपने मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे। ये हमारे मुल्क को जो आजाद हुआ है उसके लिए बड़े लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं। यहाँ जिनके घरों में खुशहाली है और जो एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, जो इंपोर्ट चीजें हो रही हैं, अगर आप उसको महंगा नहीं करेंगे तो एहसास कैसे होगा? तो खुदा का वास्ता मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, टफ डिसीजन ले। ये आप ओना पोना 1% सेल टैक्स फलाना, इससे कोई भी मसला आपका हल नहीं होगा। मसले हल होंगे, पहले फेज में सब्सिडी खत्म, दूसरे टैक्स में नए टैक्स, जो टैक्स नंबर जिसके नहीं है उनके ऊपर ह्यूज एक्शन, और तीसरे फेज में जो टैक्स दे रहा है उसको भी मत छोड़े, उनके भी टैक्स बढ़ाए। सर, मैं जानना चाहूंगी कि करीम डेडी साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि जो टैक्स नेट में नहीं है लोग, टैक्स नेट के सर्कल को हमने बढ़ाना है। ये तो हम रो रहे हैं पिछले कई सालों से कि जी टैक्स नेट का जो सर्कल है उसको वास्ट करें, उसको इन्हांस करें, उसको लार्जर करें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किसी का भी नहीं होता। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं वो नहीं दे रहे, और वो टैक्स नेट में हमारी हुकूमतें लाने में। एक बात सुने, ये बातें न करें। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, पनामा की सूरत में, बाकी सूरतों में जो पैसा पाकिस्तान से लेके इलीगल गए थे हमने उनको छोड़ दिया। हम किसी को भी ना छोड़े। मसला ये है कि मकासद तारे आ जाते हैं। हमको चाहिए कि इस वक्त मुल्क के इंटरेस्ट में लें। मैं आपको ये कहता हूँ, आप नए टैक्स वालों को ढूंढोगे, FBR को उसके पहले ठीक करो। यही FBR को ठीक करने के लिए परवेज मुशर्रफ के दौर को याद करें। पता नहीं है आप लोग उस टाइम पे उम्र कितनी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब्दुल्ला यूसुफ चेयरमैन FBR थे, उन्होंने अपना टैक्स रेवेन्यू टारगेट डबल टू डबल करता गया, और वो कामयाब क्यों हुआ? FBR के पावर कम कर दिए। FIA में लोगों ने नौकरियां छोड़ना शुरू कर दी। वो हमारे MNA हैं शकूर शाह, उस जमाने में FIA में होते थे, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया FIA की। पाकिस्तान में तो FIA की नौकरी के लिए पता नहीं कितनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है, FBR की नौकरी के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो जब आप इन इदारों में ये करप्शन को खत्म कर देंगे तो इधर कोई नौकरी करने वाला नहीं मिलेगा आपको। ओ भाई, डिसीजन लो यार, क्यों आप नहीं ले रहे हो? लो डिसीजन। परवेज मुशर्रफ के दौर में चले जाओ, वहां मालूम करो कि 250-300 अरब का रेवेन्यू था, 1470 पे ले गया। तो ये पाकिस्तान की कामयाबी थी, और अभी भी कामयाबी हो सकती है। जब डॉलर 60 का था, आज 300 का है, तो हम लोग किधर बैठे हुए? अगर 300 से 1500 को लो तो 5 गुना बढ़ा दो तो 6000 अरब हो गया। अभी भी लग्जरीज पे टैक्स नहीं लगाया। गाड़ियां जो लोकल बनती है ना 1500 सीसी के ऊपर, 2000 तक डबल कर दो। सिंगापुर में उठा के देखें, टोयोटा कोरोला गाड़ी 9 करोड़ की मिलती है, हमारे यहाँ भी 90 लाख की मिलती है। तो ये डिसीजन आप नहीं लोगे तो मुसीबत तो आएगी हम पे। आप मुझे बताएं, हम क्यों अलाउ करते हैं? हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे लोगों और गाड़ियों पे टैक्स लगा दे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मैं कह रही थी कि हम नहीं ले रहे डिसीजन जो कि हमें लेना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स नेट का रेशो बढ़ाना है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बढ़ पा रहा। दूसरा ये भी कि जो सेल्स टैक्स 1% लगाया है एकेडी साहब, वो भी उससे भी देखें ना, उस पर तो जो आम मर्रा की अशिया हैं उस पर पैसे बढ़ जाएंगे, तो जो गरीब आवाम है जिसकी परचेजिंग पावर वैसे ही ख़त्म हो गई है, उसके ऊपर क्या असरात होंगे? मैंने कहा ना कि गरीब आदमी को आप उनकी मिनिमम सैलरी 25 की जगह 35 कर दो, और ये मिनिमम जो इम्पैक्ट 10,000 रुपए का आएगा ना, ये ऊपर क्लास के ऊपर डबल कर दो टैक्स जी। आपके मसले इसी तरह हल हो गए। इनको हेल्थ फ्री दे दो, इनको एजुकेशन में डिस्काउंट दे दो,
ये भी जरूरी है। इनको भी मारना नहीं है, इनको बचाना है, इनको मिडिल क्लास में कन्वर्ट करना है। उनके लिए अब हमें डिसीजन लेने हैं। आप मुझे बता दो, इस बजट में मेरे साथ कोई टीवी पे बैठ जाए कि इस बजट में क्या पिछले 50 बजट में कोई गरीब आदमी के लिए कुछ हो। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। अखिल करीम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि डिसीजंस ले और जो मिनिमम वेजेस वाली सैलरीड क्लास है उसको 25,000 से 35,000 पे करे, क्योंकि अब इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस सिचुएशन में 25,000 में तो एक गरीब आदमी का घर नहीं चल सकता। हेल्थ फ्री करे। साथ उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी जो इस वक्त ख़ास तौर पे मामला है इस हवाले से कि जी जो नेट सर्कल है जिसके ऊपर हम कई सालों से बात कर रहे हैं कि जो लोग टैक्स नहीं देते वो टैक्स नेट में नहीं आ रहा है, उनको नहीं लेकर आया जा रहा, तो वो टैक्स दे। और उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स रेशो नहीं बढ़ाना, टैक्स नेट का सर्कल बढ़ाना है, जो कि हुकूमत वहाँ पे जहाँ हुकूमत की लैकिंग और कमज़ोरी नज़र आती है। और अभी भी बड़े फैसले नहीं लिए जा रहे हुकूमत की तरफ से। अभी भी जो फैसले लिए गए हैं उससे गरीब आदमी, गरीब आवाम ही सबसे ज़्यादा मुतासर होगी। दूसरी जानिब नाजरीन, मुल्क में जो मौजूदा मौशी बहरान है और साथ ही मुल्क में मौशी बहरान तो अपनी जगह है, आईनी बहरान और सियासी बहरान ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में आजकल आइन और आर्टिकल 6 की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों जानिब से एक दूसरे की गोशमाली जारी है और इदारों का किरदार भी गाहे बगाहे तस्करों में रहता है। साबिक आर्मी चीफ के ताज़ा बयान के बाद रजीम चेंज के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपने साबिक बयान के साथ दोबारा सामने है कि हमारी हुकूमत छीन कर जिन लोगों के हाथों में दी गई उन्होंने मुल्क और अवाम को इस हालत में पहुंचा दिया है और अब इलेक्शन में इमरान खान का सामना करने के बजाय इलेक्शन से ही भाग रहे हैं। कल असद उमर ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको पहले सुनवा देते हैं। पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के, कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े, मैदान में जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश ना करना पड़े। और ये आज आपके सामने पूरी कौम देख रही है कि जिस खतरे के बारे में हम आपको पहले कहते थे कि ये खतरा मौजूद है, अब सारी कौम के सामने वही हो रहा है। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ खतरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। दूसरी जानिब मुल्क के साबिक वजीर आजम का बैंकिंग कोड पे ना पेश होने का फैसला सामने आते ही आज ही से दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत भी खारिज कर दी है। एटीसी से जमानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जिसकी अभी समाअत भी जारी है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत के लिए शर्त रखी कि इमरान खान साहब को एम्बुलेंस में लाने का हुक्म दिया कि अगर एम्बुलेंस में भी आना पड़े तो एम्बुलेंस में आए। लेकिन अब से पहले जो समाअत है वो 8:15 बजे तक के लिए जी लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो पेंडिंग में की थी और उसके बाद अब देखते हैं कि क्या फैसले होते हैं और कितनी देर में जो है इसका फैसला भी आता है और क्या होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि ख़ास तौर पे मुशावरत करने की मोहलत दी थी अदालत ने इमरान खान के वकला को और हिफाजती ज़मानत की कानूनी और जो जजमेंट है अदालत की उन्होंने कहा था कि वो पढ़कर आए वकला को। तो 8:15 बजे तक मुलतवी की थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुई। जैसी शुरू होती है तो उस पर भी हम बात तो करेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ जी डॉक्टर अख्तर मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अख्तर मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वेलकम जी। अख्तर साहब, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या हालात हैं। एक तरफ तो मिनी बजट आ गया है, 22 करोड़ आवाम पे, 22 करोड़ तो नहीं कहती मैं इसलिए कि 2-3 करोड़ तो वो लोग हैं ना इस मुल्क में जो कि एलीट है, जो कि इस वक्त अशराफिया है, जिसने इस मुल्क का सारा निज़ाम अपने हाथ में सिर्फ बंद करके रखा हुआ है। लेकिन जो 22 करोड़ में से जो बाकी की आबादी 18-19 करोड़ की, उसके ऊपर तो एक इंतहाई बॉम्ब गिरा दिया है मौजूदा हुकूमत ने मईशत की तरफ से। और दूसरी तरफ आप लोगों को सब सियासी और कानूनी मामलात में उलझा दिया गया। अपेरेंटली तो नज़र यही आ रहा है। इस वक्त क्या होगा? खान साहब क्या फैसला कर रहे हैं? देखिए जी, हम शुरू से कहे जा रहे हैं कि ये नाहलों का टोला है जिनको सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने से और अपने बैंक बैलेंस महफूज करने के, अपने आप को कानून से बालातर करने के अलावा कोई काम नहीं है।
ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। जो लोग यहाँ पर मुसल्लत किए गए हैं या मुसल्लत हुए हैं वो मुल्क की बिल्कुल असास के, मैं समझता हूँ, के खिलाफ हैं। यही नारे लगाकर आए थे कि ये इमरान खान ने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। तो इन्होंने आते ही जो महंगाई का तूफान बर्पा किया है, आज लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। आज आटे के लिए लोग लाइनों में लगते हैं और शहीद होते जा रहे हैं। आज ये जो मिनी बजट आया है, ये IMF इन पे एतबार नहीं करता। उनको पता है कि ये नाअहल है और ये इनका अपना करैक्टर जो है वो पूरी दुनिया के सामने है कि इनके खिलाफ हजारों की तादाद में पर्चे थे और जब फर्द जुर्म आयद होनी थी तो इनको यहाँ पर लाकर मुसल्लत किया गया। ये पाकिस्तान की जो चूल्हे हैं वो इन्होंने हिला दी हुई हैं और बिल्कुल आज खान साहब ने भी कहा है कि ये श्रीलंका वाली पोजीशन में इस मुल्क को लेकर चले गए हैं। और हम तो यही है कि दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाए और उसका एक ही तरीका है कि ये फ्री फेयर इलेक्शन हो। जिस मुश्किल में आज लोग पाकिस्तान के गरीब परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की ना महंगाई आई, ना पाकिस्तान के लोग इतने परेशान हुए थे। आज इनको देखें कि इनकी डॉलर की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये तो बैठे बिठाए इनकी सारी प्रॉपर्टी बाहर है, इनके सारे पैसे बाहर हैं। जो ये मुसल्लत टोला बैठा है ऊपर, जितने आप एक एक का नाम अगर ले लें तो इनके बिलियंस डॉलर बाहर पड़े हैं। ये तो बैठे बिठाए जो 170 वाला डॉलर था वो अब 270-75 पर ले गए। ये तो बैठे बिठाए अमीर हो गए। भुगत तो पाकिस्तान रहा है और पाकिस्तान की आवाम रही है। इन्होंने तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है मुल्क। और अल्लाह ना करे कि ये जो खाना जंगी, अफरा तफरी और मुल्क को अनारकी में इन्होंने धकेल दिया है। आज जो बजट आया है इन्होंने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। आप देख लें कौन कौन सी चीजों पे इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं। पेट्रोल की प्राइसेस, अभी पेट्रोल पंप गिरने वाला है। बिजली की प्राइसेस बढ़ गई हुई हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ गई हुई हैं। और जो जिन चीजों से लोगों को रोजगार मिलता था, इंडस्ट्री चल रही थी, आपका जो किसान था वो भी खुशहाल था, उसको फसलों के पैसे भी मिल रहे थे। आपकी जो इनपुट्स हैं वो भी सस्ती थी, उनकी वजह से उनकी फसलें बेहतर हो रही थी। इन्होंने एक एक चीज टारगेट करके, जैसे टारगेट करके लोग आते हैं कि इस मुल्क को इन्होंने बिल्कुल तबाह और बर्बाद करना है और उस पर चले गए हैं। आज खान साहब की समाअत हो रही है इसमें बैंकिंग कोर्ट वाली जी। मैं इसी ऑनरेबल कोर्ट में मैं याद कराता चलूं कि हमजा शहबाज को इतवार वाले दिन बगैर पेश हुए हिफाजती जमानत दी गई थी इसी ऑनरेबल कोर्ट से। तो मैं समझता हूं कि खान साहब का एक जेन्युइन इशू है, वो जख्मी है, ट्रैवल नहीं कर सकते और उनको इनका लेवरेज देना चाहिए। और कहा ये मुल्क छोड़ के भागने वाले तो नहीं है। जो मुल्क छोड़ के भागने वाले थे वो तो भाग चुके। वो 50 रुपए के स्टाम्प पे भी गए थे और जिसने गारंटी की थी वो अब वजीर आज़म बना बैठा है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आया बैठा है, तो इनको तो इतना उनका बनता है। वैसे ऑनरेबल कोर्ट का अख्तियार है, जो वो फैसला करेंगे कबूल होगा, लेकिन ये भागने वाले नहीं है। और ये इन्होंने तमाम केसेस का सामना किया है। खुद अदालत में बीइंग प्राइम मिनिस्टर ये पेश होते रहे हैं, अब भी पेश होंगे, कहीं भी नहीं जाते। लेकिन जो परेशानी की बात है वो यही है कि मुल्क को इन्होंने तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और पता नहीं IMF से ये अभी तक इन्होंने मुआहदा डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या क्या उनके साथ ये चीजें तय कर चुके हैं और जो असासे हैं मुल्क के वो कौन कौन से असासे उनके पास गिरवी रख दिए हैं और किन शराइत पर इस इसहाक डॉलर ने ये पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला है, घिनौना खेल है। ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ तारीख रात है जो पाकिस्तान के लिए भारी हुई है। और अल्लाह करेगा कि सुबह होगी और तभी होगी जब पाकिस्तान में फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। हमारे पास दो रास्ते थे। अच्छा, मैं भी एक बात आपको अपडेट कर दूं अख्तर साहब,
सॉरी टू कट यू इन बिटवीन के हिफाजती जमानत पर अब सुमात कल तक मुलतवी हो गई है और दरख्वास्त गुजार चुके अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने कहा यानी कि खान साहब पेश नहीं हुए तो इसलिए पेश होने का मौका भी दिया। अदालत कह रही है 8:15 बजे दोबारा दरख्वास्त गुजार के वकील ने मोहलत मांगी है अदालत से और अदालत ने समात कल सुबह तक मुलतवी कर दी है। इस हवाले से तो ये आपको नहीं लगता कि इस वक्त खान साहब अगर नहीं भी जा रहे हैं और ये अब तो जमानत भी नहीं रही है तो हुकूमत के पास दिस इज द बेस्ट टाइम टू अरेस्ट हिम? देखिए, इन्होंने कोई भी उनसे कुछ किसी भी ओछे हथकंडे का हम तवक्को कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बुखलाहट का शिकार है। इन्होंने डिलीवर तो नहीं किया। डिलीवर क्या करना था? अपने केसेस इन्होंने खत्म किए, करतूत नहीं बदले, नैब के कानून बदल दिए। इन्होंने जो करना था अपनी जात के लिए और अपने पैसों को महफूज करने के लिए, अपनी केसेस के लिए, वो कर दिया। लेकिन मुल्क को मैंने जैसे कहा कि तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसी अदालत का प्रेसिडेंट है, मैंने पहले भी अर्ज की है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, कि हमजा शहबाज को इतवार वाले दिन बगैर पेश हुए यहाँ पर जमानत दी गई थी। तो ये इमरान खान साहब लाजमी पेश होंगे। और ये जुल्म कर रहे हैं कि एक नेशनल लीडर है जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात का लीडर है। आप अगर ऐसे लोगों को इन बिला वजह जो नाकर्दा गुनाहों में आप घसीटेंगे तो पाकिस्तान की जो रईस इसाक है, पाकिस्तान के इदारों की रईस इसाक है, वो पूरी दुनिया में और डिस्क्लोज होती जाएगी और इनको मजीद मुश्किलात में, पाकिस्तान की मुश्किलात में ये इजाफा करेंगे। और ये जिस तरह मिनी बजट और इस तरह की चीजें ला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मुर्दे को जैसे मक्खन खिलाने वाली बात है। ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये तबाह कर चुके हैं और कोई लॉन्ग टर्म इनकी प्लानिंग नहीं है। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चाहते हैं कि हम वक्त गुजारें और अगले इलेक्शन के लिए शायद राह हमवार कर सकें। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, उनको समझती है, उनके बयानिए के साथ इत्तफाक करती है। ये चाहे इलेक्शन महीने में कराएं, 2 महीनों में कराएं, 6 महीने में कराएं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं। और ये जितना लेट करेंगे मुल्क का नुकसान होता जाएगा, लेकिन इनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आप इसको कैसे देखते हैं? एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी हुकूमत आ भी जाती है तो लास्ट सवाल है मेरा आपसे अख्तर मलिक साहब कि आप लोग कैसे इस सारी सूरत हाल को मैनेज करेंगे माशी, क्योंकि माशी हालात तो अभी भी IMF ये मतलब मूडीज़ की रेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि जी अगर IMF पैकेज से पाकिस्तान मतलब मिल भी जाता है तो पाकिस्तान की मईशत बहाल होने का इम्कान फिर भी नहीं है। देखिए, ये इनकी जो विल पावर थी वो शुरू से कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ICU में वेंटिलेटर पे पड़ा है। आप मार्च के इंडिकेटर उठा के देख लें, आपकी जो पे बैक गारंटी होती थी पाकिस्तान के कर्जों की उस वक्त कितनी थी, अब माइनस पता नहीं थी 3 पे चले गए हुए हैं, उस वक्त 5% थी। तो ये जो चीजें हैं ये इन्होंने जानबूझकर खराब की हैं। नहीं तो आपके पास कोई हल है? आपके पास कोई माशी मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, ये किसी भी आपके दोस्त मुल्क ने इनका हाथ नहीं पकड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो टोटली अग्री कर रही हूँ, जो हालात है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपके पास भी कोई माशी प्लान और टीम होगी? हाँ जी, अगर मुझे मौका देना। जी बिल्कुल। जो इन्होंने तबाही की है उसका एक ही तरीका है कि क्रेडिबल लीडरशिप आए और बैठकर इनके साथ प्लानिंग के साथ इस मुल्क को इससे निकालें। हम अपने रिसोर्सेज पे डिपेंड करें, हम अपनी इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करें, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो। जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनको हमने इज्जत दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको वोट का हक दिया था, उनको दोबारा हम एतमाद में लेके आए। और हमको तो ये भी खतरा है कि हमारे अकाउंट अगर हम भेजते हैं पैसे, वो हमारे पैसे महफूज है कि वो इस शशोपंज में फंसे हुए हैं। बड़ी चीजों से इस मुल्क के हालात ठीक पहले किए थे, जिस हालत में ये मिला था 18 में मुल्क, अब उस बहुत बुरी हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडरशिप जो इमरान खान की क़यादत में है वो इस क्राइसिस से इसको निकालने की अहलियत रखती है। और इंशाल्लाह निकालेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। मूविंग ऑन, और अब जाऊंगी सेंटर सलीम मानीवाला साहब के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जी। थैंक यू सो वेरी मच सेंटर सलीम मानीवाला साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम मानीवाला साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी आ रही है। जी सलीम अनवर साहब, सबसे पहले तो जी मिनी बजट आ गया है। ज़िमनी मालियाती बिल आप लोगों को कौमी असेंबली में पेश करना पड़ा है, सेनेट में और कौमी असेंबली में। ऑलरेडी जो माशी सूरत हाल है उससे जो गरीब आदमी है वो तो पिस के रह चुका है। इसके बाद जो अब खास तौर पे जो सेल्स टैक्स लगाया गया है और इसके हवाले से जो 1% बढ़ा दिया है, जिससे जो अशिया खुर्द नोश है आम मर्रा की, उसके ऊपर कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये तो मेजर इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा एक आम आदमी पे, एक आम इंसान पे। वी अग्री कि जी 2-3 करोड़ लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो कि अशराफियां हैं, जो इलीट हैं, उन्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 22 करोड़ में से जो 18-19 करोड़ की आबादी है वो आखिरकार किधर जाएगी? देखिए जी, मैं किसी तरीके से भी जो मिनी बजट आया है और जो इन्फ्लेशन हो रही है इसको डिफेंड तो हम नहीं कर सकते, मगर द फैक्ट इज़ कि जो चीज़ें पास्ट में गलत हुई हैं और जिस तरीके से इकॉनमी को चलाया गया है उसको आपको कहीं तो ले जाके सही करना पड़ेगा। और अगर हमने स्टेबिलिटी लानी है तो हमें आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और ये जो आप मिनी बजट देख रही हैं ये आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके प्रोग्राम में जाने के लिए वो हमें करनी पड़ेंगी, उसके बगैर स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहीं से आप ही की बात से कंटिन्यू करूंगी कि आपने कहा जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उसके लिए, तो पास्ट में जो इंटरनेशनल रेटिंग्स थी, जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी, जो हमारा भी स्टेट बैंक ने जो फिगर्स दिए, फैक्ट्स दिए, उसमें जो जीडीपी थी, जो रेटिंग थी, वो भी हमारे सामने है। और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मोडीज की चलें बात कर लेते हैं, उन्होंने C++ हमारी रेटिंग कर दिया है और आज भी वो ये कह रहे हैं कि IMF पैकेज से पाकिस्तान की मईशत बहाल होने का इम्कान नहीं है। अगर सब माजी की हुकूमत की वजह से हुआ है तो फिर माजी की हुकूमत ने कोरोना होने के बावजूद कैसे बैलेंस किया हुआ था इकोनॉमी को? देखें, रेटिंग्स आर अनदर इशू। रेटिंग्स चेंज होती रहती हैं और रेटिंग्स हर मौके पे डिफरेंट एजेंसीज हैं वो आपको रेट करती रहती हैं। मगर मैं फिर आऊँगा जो मेन इशू है कि पास्ट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सारी गवर्नमेंट्स की, कि सारी गवर्नमेंट्स ने जिस तरह की पॉलिसीज रखी, जिस तरह से इकोनॉमी को हैंडल किया, हम आज इस जंक्चर पे पहुंचे हैं क्योंकि पॉलिसीज जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रही। चीज़ें पॉलिटिकल इकोनॉमी को हमने पॉलिटिकली मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया। तो जब तक आप इकोनॉमी को सीरियसली नहीं लेंगे और इकोनॉमी को कंसिस्टेंसी नहीं देंगे तो हालात इससे भी बदतरीन होंगे। ये तो चले अभी जो हैं इससे भी हमारे हालात ख़राब होंगे। तो हम सबको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि इकोनॉमी के साथ हमें मजाक नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी को हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जब जब जिस दिन हमने सब ने ये डिसाइड कर लिया तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी परफॉर्म भी करेगी और उसके इफेक्ट और उसके रिजल्ट सबके पास जाएंगे। सलीम अनवर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये भी बता दीजिए कि 8-9 महीनों में क्या आप लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा है कि मसला कहाँ पर है और किस तरह से ठीक करना है? दूसरा ये कि माजी में तो आप लोग की हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही है, तो फिर ये तो कोई बात हो नहीं सकती ना कि कोई ना तजर्बाकार टीम आई है या कोई पहली दफ़ा आया और उसको पता नहीं होगा कि मुल्क को चलाना कैसे है। माजी के इसमें इस मौजूदा हुकूमत के सेटअप में, इस स्ट्रक्चर में माजी के वज़ीर आज़म भी बैठे हुए हैं, माजी के वज़ीर ख़जाना भी बैठे हुए हैं, कोई नए बंदे को तो बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लाया गया इस हुकूमत में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि आप इकोनॉमी को पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को पता नहीं है, पता सबको है, समझते सब हैं। और मैं समझता हूँ हर पार्टी और हर गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि हम इन्फ्लेशन कम करें, हम लोगों के बेहतरी के लिए काम करें, हम लोगों के बेनिफिट के लिए काम करें। मगर जब आप इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स करते हैं तो आप वो चीज़ उससे हट जाते हैं और आप ऐसे डिसीजन लेते हैं
जो कि आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छे होते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो मैं जो आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन हम सब ने ये डिसाइड कर लिया कि इकोनॉमी को हमने किसी हालत में नहीं छोड़ना, और मैं एग्जांपल देता हूं हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की, कि जिस दिन आपने डिसाइड किया कि पाकिस्तान हम न्यूक्लियर स्टेट बनेगा, उस दिन से लेके जिस दिन हमने एक्सप्लोजन किया, आप कोई गवर्नमेंट आई, डिक्टेटर्स आए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, कोई आया, किसी को इजाजत नहीं थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया जाए या डीरेल किया जाए। इसी तरह देखिए इकोनॉमी है, इकोनॉमी को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, टाइमली डिसीजंस नहीं लेंगे और ये कहेंगे कि जी मैं फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाता, दुनिया में फ्यूल प्राइस बढ़ रही है क्योंकि मेरा वोट बैंक खराब होता है, मैं ये काम नहीं करता, मैं आईएमएफ में नहीं जाता या मैं जाता हूं, या मैं मतलब डिसीजंस विच आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिस्टर्ब द इकोनॉमी, और वो डिस्टर्बेंस हमारी कई डेकेड से हो रही है और होती जा रही है, और हम रियलाइज नहीं कर रहे कि उसका हम कितना बड़ा नुकसान अपनी इकोनॉमी को और लोगों को पहुंच रहा है। ओके अच्छा, ये पटन पॉइंट आ गया। चले, मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है नाज़रीन, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी सलीम वाले साहब। सो वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही सलीम मांडवीवाला साहब से, दोबारा उनकी तरफ ही जाऊंगी। सलीम मांडवीवाला साहब, आपको आवाज आ रही है? ओके सलीम मांडवीवाला साहब, अब सवाल मेरा अगेन वही हो चुके, हम पहले तो मईशत पे बात करें, मैं उसी की तरफ आऊंगी दोबारा भी। अच्छा, अभी हमने कुछ जो हमारे माहिरे बिजनेस हैं, बिजनेसमैन है, मारूफ बिजनेसमैन एकेडी साहब से भी बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि हुकूमत अभी भी हिचकिचा रही है, वो जो असल बड़े फैसले लेने हैं उससे हिचकिचा रही है, और ख़ास तौर पर जो कि वही वाली बात है, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, हम टैक्स रेशो तो बढ़ा देते हैं जो हर साल हमारा और हर बजट पे हमारा रोना होता है कि जी जो लोग टैक्स दे रहे हैं बस उन्हीं पे आप परसेंटेज बढ़ाते जाएं, लेकिन टैक्स नेट का जो रेशो है, जो वास्ट सर्कल है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, जो टैक्स पेयर्स नहीं है, डिस्पाइट दिस कि वो दे सकते हैं, हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहा है। अच्छा चले, देयर मे बी सब टेक्निकल ग्लिच, कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है आपकी तरफ से। वी आर ट्राइंग अगेन टू कनेक्ट यू। और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी उठा रही है कि जी टैक्स रेशो बढ़ा दिया जाता है, टैक्स नेट का जो सर्कल है उसको नहीं इनहांस किया जाता। और मेरे ख्याल से 5 साल से तो मुझे भी ये सवाल करते हुए हो गया है, जब भी बजट आता है या मिनी बजट आता है तो फिर यही सवाल होता है। अगेन दोबारा जाती हूँ जी सलीम मांडवीवाला साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आई थी, मैं चाहूँगी कि दोबारा से शुरू से जवाब दीजिएगा जी। मैं आपको रिदा ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये एक चैलेंज है जो हर गवर्नमेंट कोशिश करती है मगर वो कर नहीं पाती, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि देयर इज द गवर्नमेंट इज हेजिटेंट टू गो आफ्टर द पीपल हु आर नॉन टैक्स पेयर्स। हालांकि हमारे पास डेटाबेस है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है और डेटा नाउ आफ्टर नादरा कि हम नॉन टैक्स पेयर्स को टारगेट कर सकते हैं, और इस पे काम भी हुआ है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और इसकी वजह मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि कमिटमेंट नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से नॉन टैक्स पेयर्स के पीछे जाना। और मैं समझता हूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने के लिए। जब तक ये हम नहीं करेंगे और हम टैक्स पेयर्स के ऊपर ही बोझ डालते रहेंगे
तो ये और एक हम नुकसान कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी का, और हमें हर तरीके से नॉन टैक्स पेयर्स को लाना है टैक्स सिस्टम में, और कोई तरीका नहीं। तो वही तो सवाल है कि अब आपके पास इस वक्त हुकूमत भी है, आपके हाथ कौन बांध देता है फिर हुकूमत में आके? आप लोग नहीं, सब, हाथ बांधने की बात नहीं है, बात ये है कि दिस एफबीआर इज अ, आपके पास है, एफआईए आपके अंडर में है। मुशर्रफ दौर में देखे ना उन्होंने किस तरह से किया था। अभी एकेडी साहब भी यही बात कर रहे थे कि अगर उस टाइम की पॉलिसीज देखे किस तरह से लोगों के ऊपर जो है वो चेक इन बैलेंस था, तो फिर मौजूदा हुकूमत में क्यों नहीं हो सकता? देखें, अब आप बात कर रही हैं एक डिक्टेटर रिजीम की। एक डिक्टेटर रिजीम में तो हर चीज हो सकती है, कोई आपको रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई लॉज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज कर सकते हैं। मगर एक डेमोक्रेटिक रिजीम में, एक पॉलिटिकल रिजीम में आपको हर चीज को देखना होता है। हर चीज में लोग कोर्ट में चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, आपके डिसीजंस चैलेंज हो जाते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस के। तो एक डिक्टेटरशिप को अगर आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन मेरा ख्याल सही नहीं है। अगर एकेडी साहब ने मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज की बात की है तो वो एक डिक्टेटर रिजीम थी। डिक्टेटर तो कैन डू एनीथिंग, डज नॉट हैव टू फॉलो एनीथिंग, और उससे कंपैरिजन मैं नहीं समझता कि हमें करना चाहिए। हमें कंपैरिजन करना चाहिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ये क्यों नहीं कर पा रही, और इस पे देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या चीज जो है उनको रोक रही है, या क्या लेकिन माजी इनकॉम्पिटेंस की है। हुकूमत ने तो बता दिया ना, खान साहब बताते हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट में हम कर रहे थे तो यही बिजनेस कम्युनिटी पहुंच गई थी बाजवा साहब के पास और जी कंप्लेन कर दी थी, तो हम वहां पे हमारे हाथ बंधे हुए थे, ये उन्होंने बता दिया था। तो आपकी हुकूमत में मैं यही सवाल कर रही हूँ कि आपके कहाँ हाथ बंधे हुए हैं, या क्या मजबूरियां जो आप लोग भी ये काम नहीं कर पा रहे? देखें, अभी तो इस वक्त तो ये चीज बहुत दूर है। इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला है कि हाउ टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इतनी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में चल रहा है कि इस वक्त तो हमें पहले सिचुएशन को स्टेबल करना है, और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो उसके बाद ये चीजें हो सकती हैं। और ये जितनी आप ट्रबल शूटिंग कहूंगा मैं इसको, देख रहे हैं आप, मिनी बजट आ रहा है, पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, दूसरी चीजें की जा रही हैं, दिस इज जस्ट टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, ताकि इकोनॉमी आपकी किसी तरीके से स्टेबल हो, फिर आप वो चीजें करें जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो हम इतने अरसे से कर नहीं पा रहे। तो इस वक्त के हालात तो ये है कि इट इज, मैं आपको बता नहीं सकता कि सुबह से शाम तक सिवाय ट्रबल शूटिंग के और कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या हालात के लिए हम स्टेबिलिटी के लिए काम भी कर रहे हैं वाकई? क्या हुकूमत की तरजीहात है स्टेबिलिटी की तरफ? उसकी वजह ये है, एक मिनट सुन लीजिए पूरा सवाल मैं क्यों कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज सुबह से एक माहौल बना हुआ है कि जी खान साहब अरेस्ट हो सकते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अब उस पर जिस पे शायद खाकान अब्बासी साहब, चूंकि वो साबिक वजीर आजम है और एक अहम ओहदे पर रहे हैं और पार्टी के एक अहम मेंबर की तरह है वो, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं जी खान साहब को नहीं जेल में डालना चाहिए इस वक्त, और इस वक्त पॉलिटिकल उसकी को जो है अनसर्टेनिटी की तरफ मजीद और नहीं जाना चाहिए। तो अगेन चूंकि हमारे मुल्क का सिस्टम इस तरह से राइज है या इस तरह से सेटअप है कि जी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो फौरन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है, तो क्या हुकूमत की वाकई तरजीहात है? क्योंकि हुकूमत तो पॉलिटिकल फ्रंट पे इस वक्त लड़ने में लगी हुई है, क्या इकोनॉमी को वाकई सीरियस लेवल पे जाके वो करना चाह रही है हैंडल? देखिए, एक तो मैं किसी को भी अरेस्ट करने की, कोई भी, देखें आपको अगर याद होगा रिदा, 2009 से जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो पहला एजेंडा ये था कि जी कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और हम इंटरनेशनली ये क्लेम करते थे कि हमारी गवर्नमेंट में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं। ऐसे भी लोग थे कि जिनका हमें पता था कि जिन्होंने टारगेट किया, जिन्होंने चीजें की, उसके बावजूद हमने किसी को पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं बताया। और शायद खाकान अब्बासी ये कहते हैं, मैं तो हर शो में ये कहता हूं कि आई एम टोटली अगेंस्ट दिस अरेस्टिंग एंड पॉलिटिशियंस एंड हैरेसिंग देम। ये तो देखें, हमारी तो पार्टी में इसके खिलाफ हर कोई बात करता है, एंड एज अ पार्टी वी आर अगेंस्ट इट। तो ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट में भी हम यही कहते थे, और इस गवर्नमेंट को भी हम यही कहते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट हम यही कहते हैं कि ये जो
पकड़ धकड़ इन्होंने शुरू की हुई है, ये गलत है, इसको आप ना करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सेंटर सलीम मानवीवाला साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे और कह बिल्कुल मुखालफत की उन्होंने भी, पकड़ धकड़ की भी, और दूसरा उन्होंने इस बात को भी एग्री किया कि वाकई टैक्स नेट का जो सिस्टम है उसको बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये होना चाहिए चाहे कोई भी हुकूमत हो। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।